मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी और टप टप मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी और मैं ये सोच रही थी कि इस उम्र में किसी की शादी होती है क्या। मैं अभी पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी सौतेली माँ मेरी एक ना सुनी। सच ही कहते हैं कि जब सौतेली माँ जाए तो बाप भी सौतेला हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी अम्मी के इंतकाल को अभी कुछ महीने ही गुजरे थे कि मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने आते ही घर के सब कामों में लगा दिया। उसकी कोशिश थी कि मैं स्कूल की तालीम हासिल न कर सकूं, लेकिन मेरी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। मेरी सगी माँ का ख्वाब था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं और यही ख्वाब मैं अपनी आंखों में सजाकर परवान चढ़ी थी। मैं बहुत ही समझदार थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि वे मेरा स्कूल ना छुड़वाएं, मैं घर का काम खुद कर लूँगी। और फिर यही हुआ था। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मेरी सौतेली माँ किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन जब देखी कि मेरा इसके बावजूद भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो उसको ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। एक बार मेरे पापा से कहने लगी कि जल्द से जल्द अपनी बेटी का बोझ अपने सर से उतारें। कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। यह सुनना था कि मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं अभी 8वीं जमात में पढ़ती थी। मैंने सोचा कि अब्बा से कह दूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी, साथ ही साथ खाना भी बना रही थी, जब मेरी अम्मी बड़ी हैरानी से किचन में दाखिल हो गई। मुझे कहने लगी कि छोड़ो इन सब कामों को, जल्दी से एक अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने कहा कि कहाँ जाना है, क्या कहीं पर? तो कहने लगी कि मुझे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, बस वही करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। जल्दी से एक अच्छा सा कपड़े पहन कर बाहर आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे पास गिनती के चंद कपड़े थे। मैं उनमें से एक कपड़ा पहन लिया और दुपट्टा सर पर रख कर बाहर आ गई। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। माँ पर एक आदमी पहले से ही मौजूद था। उसकी उम्र तकरीबन मेरे पापा से भी बड़ी थी, लगभग 50 साल की थी। मैंने उन्हें सलाम किया और सोफे पर बैठ गई। अम्मा मेरे बराबर में बैठ गई। वह आदमी नज़र गड़ा कर मुझे देख रहा था और ये बात मुझे मुसलसल बेचैन करने लगी। मेरी माँ उस आदमी के सामने मेरी तारीफ कर रही थी कि इतनी सी उम्र में मेरी बेटी सारे काम जानती है, लेकिन वह आदमी ये सब बातें अपने दिमाग से नहीं सुन रहा था। उसकी नज़रें तो सिर्फ मुझ पर ही टिकी हुई थी, जो मेरे लिए बहुत उलझन लाकर खड़ी कर रही थी। जाने उसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर वहाँ से चली जाऊँ। एक दो बार जब मैं उस आदमी की तरफ देखा तो वह बहुत तेज़ नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। कुछ लोगों की नज़रें ऐसी होती हैं कि इंसान को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी। इस आदमी की नज़रों की तेज़ी किसी तेज धार की तरह मेरे वजूद को चीरती हुई महसूस हो रही थी। मैं पता नहीं कैसे उसके सामने बैठी थी, ये मैं ही जानती थी कि वह कौन था। मेरी माँ क्यों उसके सामने मेरी तारीफ कर रही थी, लेकिन जब मुझे हकीकत मालूम हुई तो मेरे होश उड़ गए। वह आदमी अपने बेटे का रिश्ता मुझे करना चाहता था। आधा घंटा मेरे लिए किसी दोजख से कम नहीं था और वह मुझे नज़र गड़ा कर देखता ही रह गया। फिर मेरी माँ से कहने लगा कि इतनी उम्र में मैंने इतनी हसीन लड़की नहीं देखी है, मुझे ये रिश्ता कबूल है, मुझे शादी जल्द से जल्द चाहिए। मेरी माँ कहने लगी कि आपको अपना वादा तो याद है ना? ये सुनकर वह मुस्कुराने लगा कि हाँ याद है, आप बेफिक्र हो जाएं, जो कहा है वह आपको मिल जाएगा। ये सुनकर तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं दोनों की शक्ल देख रही थी। रात को जब पापा आए तो मैं उनके सामने रोने लगी। मैंने कहा अब्बा, मैं भी 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ और अभी मैं 14 साल की हूँ। मेरी उम्र की किसी लड़की की अभी मंगनी भी नहीं हुई। मैं क्यों शादी करूँ? मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन पापा की तो जैसे जबान ही बंद हो गई। वह मेरी सौतेली माँ के सामने कुछ भी नहीं कहते थे। मैं अपनी सौतेली माँ के आगे हाथ जोड़ने लगी कि मैंने कहा कि ऊपर वाले के वास्ते मेरी शादी मत करो। मैं घर के सारे काम करती तो हूँ, बस मेरी शादी ना करो। मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन ना तो मेरी सौतेली माँ ने मेरी सुनी, ना ही मेरे बाप ने। 8 दिन बाद मुझे एक लाल रंग का जोड़ा दे दिया गया। अम्मा कहने लगी कि तैयार हो जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारी शादी है। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मजबूरन मैंने वे कपड़े पहने। मेरी माँ ने मेरा मेकअप कर दिया। मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शादी के टाइम पर मेरे पापा कमरे में आए। मैंने रोते हुए कबूल किया था।
फिर मेरी माँ ने चादर मेरे ऊपर उड़ा दी, उसका बड़ा सा घूंघट भी निकाल दिया और मुझे वहाँ से ले गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा हाथ मेरी माँ ने किसके हाथ में पकड़वाया था। बस मेरा हाथ किसी के हाथ में था और मैं टूटे पत्ते की तरह बस चली जा रही थी जहाँ मुझे लेकर जाया जा रहा था। मेरा चेहरा घूंघट में था, मुझे एक गाड़ी में बैठा दिया गया। उस वक्त गाड़ी में सिर्फ मेरे रोने की आवाज़ ही गूंज रही थी। फिर घर पहुंचकर एक नौकरानी ने मुझे कमरे में लाकर बिठाया। मेरी चादर भी उतार दी। मुझे देखकर कुछ हैरान हो गई। कहने लगी, तुम हो दुल्हन, इतनी छोटी सी दुल्हन। फिर अपने कानों को हाथ लगाने लगी कि बड़ा जुल्म कर दिया तुम्हारे घर वालों ने, तुम तो बहुत मासूम और छोटी सी हो, एहतशाम साहब को कैसे संभालोगी। वह मुझसे ये बात कर ही रही थी, तभी एक मर्दाना आवाज़ ने उसे पुकारा। ये सुनते ही उस नौकरानी की रंगत उड़ गई, फौरन से मेरे कमरे से बाहर चली गई। मैं तो पहले ही अपनी किस्मत को रो रही थी क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी थी। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और जो आदमी अंदर दाखिल हो गया उसे देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। वह मुझे पागल सा लग रहा था। कमरे में आते ही हंसा जा रहा था। मैं उसे बहुत आराम से देख रही थी। वह बार बार हंसता और कहता कि मेरी दुल्हन तो बड़ी प्यारी है, बिल्कुल बारबी डॉल जैसी है। उम्र में वह 25 साल का नौजवान था, लेकिन उसकी हरकत बिल्कुल बच्चों जैसी थी। मेरे पास आकर बैठा तो मुछल कर पीछे हट गई। शादी के रिश्ते से मैं बिल्कुल नावाकिफ नहीं थी। उस वक्त मैं बेहद घबराई हुई थी क्योंकि सामने बैठा आदमी कोई मेरा पति नॉर्मल इंसान नहीं था। उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अरे कैसी दुल्हन हो, तुमने तो मेहंदी ही नहीं लगाई है। मैंने तो सुना है कि मेहंदी दुल्हन लगाती हैं। फिर मेरे पास आकर बैठा और मेरा सांस ऊपर का ऊपर ही रह गया। उसने मेरे सर से दुपट्टा उतारा। मैं बेहद परेशान थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दुपट्टा उतार कर अपने सर पर ले लिया और फिर बेड पर खड़ा होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। देखने में वह काफ़ी खुश शक्ल अच्छा इंसान था। मुझसे कहने लगा कि देखो मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ। मैं तो उसकी हरकतों को देखकर ही डर की वजह से काँप रही थी। अभी वह यही बातें कर रहा था कि कमरे के दरवाजे पर कोई आया। उसने फटाफट वह दुपट्टा मेरी तरफ फेंक दिया और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मेरा ससुर था, उसके हाथ में दूध का गिलास था। वह मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़रें अभी भी मुझ पर ही थीं। अपने बेटे से कहने लगा कि ये दूध का गिलास पी लो। यह सुनकर उसने तुरंत ही दूध का गिलास लिया और एक ही घूंट में सब कुछ पी गया। फिर मेरा ससुर कहने लगा कि एहतशाम, तुम्हें तुम्हारी बीवी कैसी लगी। वह हंसने लगा और कहने लगा कि ये वाली दुल्हन तो बहुत छोटी सी है, नन्ही मुन्नी सी है, अच्छी है बाबा। ये कहकर वह जम्भाइयाँ लेने लगा और कहने लगा, पापा मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ससुर कहने लगा कि तो सो जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। वह कहने लगा, तो ये कमरा फिर किसका है। मेरा ससुर बहुत अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कहने लगा कि ये तो इस दुल्हन का कमरा है, यहाँ सिर्फ दुल्हन ही रहेगी। एहतशाम फौरन से अपने बाप की बात मान ली और कमरे से बाहर निकल गया। मुझे लगा कि मेरा ससुर भी बाहर चला जाएगा, चाहे कि यह कमरा सिर्फ मेरा है। लेकिन जब मेरे ससुर ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे की कुंडी लगाई तो मैं हैरत से सब देख रही थी। मैंने कहा कि अंकल, आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है, आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं। वे बड़ी मुस्कुराहट सजा कर कहने लगा कि मेरा पागल बेटा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, उसका दिमाग छोटे बच्चों की तरह है। यह कहकर वे मेरे करीब आने लगा। मैं उस रिश्ते से वाकिफ तो ना थी, लेकिन ये जानती थी कि शादी के बाद सिर्फ पति ही बीवी के पास आता है। मैंने कहा कि आप प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। वह कहने लगा कि मैं इतनी कम उम्र में किसी का ऐसा हुस्न नहीं देखा है, मैं तो तुम्हें देख कर ही खुश हुआ बैठा था। मत पूछो कि मैंने दिन कैसे गुजारे हैं। अपने ससुर के मुंह से ये बातें सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा। मैंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहे हैं आप, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा कि कौन सी बेटी, मैं तो तुम्हें अपने दिल की रानी बना कर रखूँगा, बस दुनिया के सामने तुम मेरी बहू रहोगी। उस आदमी के सच सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भाग कर कमरे से बाहर निकल जाऊं, अपनी इज्जत को बचाऊं, क्योंकि जिस तरीके की बात वह मुझसे कर रहा था वह रिश्तों की अहमियत खो चुका था। फौरन से मैं बेड से उठ चुकी थी और खड़ी हो गई। तेजी से बाहर की तरफ जाने लगी कि फौरन से किसी ने मेरे हाथों को पकड़ा था। मेरा ससुर मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। मैं कम उम्र होते हुए भी वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसके हाथों पर मुक्के मारने लगी, अपने आप को छुड़वाने लगी, कहने लगी कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो।
उस आदमी ने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर पूरी तरीके से हिला दिया था और फिर मुझे बेड पर जोर से पटका। फिर गुस्से से फटकारते हुए बोला कि शोर मचाने की कोशिश करी तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। मैं कम उम्र थी इसलिए सब सह गई थी। हवानियत जो रात को मेरे साथ बढ़ती गई थी। सुबह की रोशनी होने से पहले वह आदमी उस कमरे से जा चुका था। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को खत्म कर लूं या फिर अपने बाप के घर जाकर उसे अपना हाल दिखाऊं और पूछूं कि मेरा क्या कसूर था कि मुझे उस जानवर जैसा आदमी के हवाले कर दिया गया। मैं उस आदमी को इंसान नहीं कह सकती थी। जो कुछ आदमी ने मेरे साथ किया था वह कोई इंसान नहीं कर सकता था। जानवरों में ही बिना रिश्ते को देखकर ही हवस पूरी की जाती है। उसने भी रात को ऐसा ही किया था। रात को उसने ये राज भी मेरे साथ खोल दिया था कि मेरी सौतेली माँ ने उससे 5 लाख लिए हैं। क्या वे मुझे कभी पूछने भी नहीं आएंगे? सुबह के वक्त 9 बजे नौकरानी मेरे कमरे में आई। मेरी बिगड़ी हालत देखकर उसने आंखें झुका ली। मेरे चेहरे पर गर्दन पर खरोचों के निशान थे। एक ही रात में जी हैवानियत को मेरे साथ किया गया था। मेरा मर जाने को दिल जा रहा था। वह नौकरानी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। उसने मेरे सामने नाश्ते की ट्रे रखी और मुझे अपने साथ लेकर कहने लगी कि मुझे तो पता था कि वह लड़का पागल है, ऐसा ही करेगा। मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में ही सोचती रही थी। कितनी मासूम सी हो तुम। ना जाने तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोचकर तुम्हें पागल के हवाले कर दिया। ये सुनकर तो मेरे आंसू और ज़्यादा बहने लगे। मैं फूट फूट कर उसके साथ रोने लगी। उसने मुझे अपने आगोश में भर लिया। कहने लगी कि मैं बेशक गरीब हूँ, कि मैं घर पर काम करती हूँ और मेरी भी तुम्हारी जैसी बेटी है, मेरी जैसी मर्जी हालत है, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ कभी भी ऐसा जुल्म नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने रोते हुए कहा कि मेरी सौतेली माँ है, इसलिए इसने मेरे साथ यह किया है। ये सुनकर वह अफसोस करने लगी। कहने लगी कि तुम कैसे गुजारोगी उसके साथ ज़िंदगी। और मैं उसे क्या बताती कि उसने तो मुझे छुआ तक नहीं था। मेरी मासूमियत के साथ खेलने वाला तो मेरा ससुर था। नौकरानी ने मुझे नाश्ता अपने हाथों से खिलाया। एक सादे से कपड़े अलमारी से निकाले और मुझे कहने लगी कि नहा कर इसे बदल लो। फिर मेरे गले पर, चेहरे पर लगी खरोचों पर उसने दवा भी लगा दी। मेरे लिए उसे घर में सिर्फ वही एक मुझे अपनी हमदर्द नजर आई थी। मुझे कमरे से बाहर लेकर आई। श्याम सारे खिलौने रखकर खेलने में मशरूफ था। मेरा ससुर टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो मेरा दिल चाहा कि गरम गरम चाय का कप उसके मुंह पर फेंक दूं। मुझे देखकर उस आदमी ने मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाया, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मुझे देखकर एहतशाम फौरन से खड़ा हुआ और तालियां बजाने लगा। कहने लगा कि मेरी बीवी आ गई, मेरी बीवी आ गई। इधर आओ, मेरे साथ खिलौनों के साथ खेलो। मैं तुम्हें खिलाता हूँ कि मेरे पास कितने प्यारे प्यारे खिलौने हैं। मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ा और अपने खिलौने के पास ले गया। उसके पास बहुत ही सारे खिलौने थे। मुझे कुछ खिलौने दिखाने लगा। मेरा ससुर नौकरानी से कहने लगा कि कुछ भी अच्छा खाने को बना देना भाई, हमारे घर में बहू आई है। अब तो जो कुछ भी बनेगा उसी की मर्जी से बनेगा। ये मैं काम पर जा रहा हूँ, रात को खाऊंगा। ये कहकर वह हंसता हुआ बाहर चला गया था। उसके मुंह से बहुत सुनकर मेरा दर्द फिर से हरा हो गया था। उसे तो बहू का मतलब तक नहीं पता था। उस आदमी को ऊपर वाले ने कैसा रिश्ता बनाया था कि ससुर दूसरा बाप होता है। उसने तो इस रिश्ते की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। नौकरानी ने एहतशाम से कहा कि तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी, तुम बहुत गंदे बच्चे हो। तुमने अपनी छोटी सी मासूम दुल्हन को क्यों मारा? नौकरानी की बात पर वह बहुत मासूम बनकर वह नौकरानी को देखने लगा। फिर बोला कि तुम झूठी हो, मक्कार औरत। मैंने तो दुल्हन को कुछ भी नहीं कहा है। नौकरानी कहने लगी, देखो उसका चेहरा, गर्दन, इसके हाल किसने किया है? यह उसने मेरे गले और हाथ को देखा, मेरे चेहरे को देखा, फिर मुझे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गया। कहने लगा, दुल्हन मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं तो अपने कमरे में आ गया था। तुम्हें किसने मारा है मुझे बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त एहतशाम बहुत ही गुस्से में लग रहा था, जैसे कि छोटा बच्चा गुस्से में हो। मैं नहीं जानती क्यों और कैसे, लेकिन मैं उसके सामने रोने लगी। ये देखकर वह बिल्कुल हैरान परेशान हो गया। अपने हाथों से मेरे आंसू साफ करने लगा।
उसने मुझे अपने साथ बिठा लिया, कहने लगा कि रोना मत, तुम रोती हो तो मुझे भी रोना आता है। मैं उसे गौर से देखने लगी। वह पागल होकर भी अपने अंदर इंसानियत रखता था, दिल में नरमी रखता था। मैंने कहा कि रात को एक जंगली कुत्ता मेरे कमरे में आ गया था, उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, इसी वजह से मुझे जख्म लग गए हैं। फिर मैंने कहा कि तुम रात को मेरे कमरे में ही सोया करो ताकि कोई कुत्ता मुझे जख्मी ना कर सके। मैं 14 साल की थी, लेकिन एक रात ने मुझे अपनी उम्र से बहुत बड़ा कर दिया था। जो अजियत मैंने झेली थी वह मैं नहीं चाहती थी कि वह मुझे दोबारा मिले। वह मेरी बात को मान गया। रात को मेरे ससुर ने जब उसे कहा कि तुम इस कमरे से बाहर जाओ तो उसने मना कर दिया, कहने लगा कि नहीं बाबा, दुल्हन के कमरे में मैं ही रहूँगा। मैं रात को दुल्हन को किसी पागल कुत्ते ने जख्मी कर दिया था। वह तो मेरी छोटी सी दुल्हन है, वह तो इस कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकती है। मैं उस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं, बड़े गुस्से से वह कह रहा था। ये सुनकर मेरे ससुर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने मुझे बहुत बुरी नज़र से देखा था। मैं डर की वजह से एहतशाम के पीछे दुपक गई थी। मेरे ससुर ने एहतशाम से कहा कि दूध पियो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मेरे ससुर का लहजा बहुत गुस्से वाला था। मैंने तो एहतशाम से कहा कि तुम कहीं पर मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। वह कहने लगा कि बाबा, मैं उसको छोड़कर कहीं पर नहीं जाऊंगा, वह कुत्ता फिर उसको जख्मी करेगा। अपने लिए उस कुत्ते की तुलना शायद मेरे ससुर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह कहने लगा कि ठीक है, तुम यहाँ पर सोना चाहते हो तो यहीं पर सो जाओ, लेकिन ये दूध का गिलास तो पी लो। मेरे ससुर ने कहा कि ऐसा करो कि तुम सोफे पर जाकर सो जाओ, खिड़की सोफे के पास ही है, कुत्ता आएगा तो खिड़की से तो आएगा और जैसे ही अंदर आएगा तो तुम उसे मार डालना। वे सोफे पर जाकर लेट गया। मेरे ससुर ने कमरे की लाइट बंद करी और कमरे से बाहर चला गया। मैं भी शुक्र किया था कि मैं भी बेड पर जाकर लेट गई। कुछ ही देर के बाद मैं सो भी गई थी, लेकिन ना जाने रात का कौन सा टाइम था जो मुझे लगा कि किसी ने मुझे बड़ी सख्ती से अपने हाथों में जकड़ा था। जब तक मेरे मुंह से चीख निकलने लगती तब तक उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरे कान में जो आवाज़ आई उसे सुनकर तो मेरा दिल धड़क कर ही रह गया था। मेरा ससुर कहने लगा कि तुम मेरे साथ ही चालाकी करोगी, वह भी मेरे साथ। तुम भूल जाओ कि तुम मुझसे बच सकती हो। उस आदमी ने मेरे मुंह से हाथ नहीं हटाया। वे मेरे रोने की आवाज़ को अपनी हथेली से दबा कर रखा गया। अब तो ये सिलसिला लगने लगा था। रोज़ाना मैं उसकी हैवानियत का निशाना बन रही थी। ऐसा गंदा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मुझे दिन में बेटी कहता था और रात को मेरे साथ ये हैवानियत करता था। मुझे हैरत होती थी कि मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भी मेरा पति गहरी नींद में ही सोया रहता था। कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। वैसे भी उस आदमी की हैवानियत को बर्दाश्त कर करके मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मेरी रंगत पीली पड़ चुकी थी और अब कुछ महीनों से मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। एक दिन मैं चकरा कर गिर गई। मुझे मेरे पति और नौकरानी हॉस्पिटल लेकर गए। जो खबर मुझे वहाँ जाकर मिली मैं सुनकर रोने लगी। नौकरानी कहने लगी कि यह तो खुशी की बात है। मैंने नौकरानी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती थी ये किसका बच्चा है। मेरा पति मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। यह खबर जब मेरे ससुर को पता चली तो वह खुशी से झूमने लगा। कहने लगा, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे हो, लेकिन एक बेटे के बाद ही मेरी बीवी को दोबारा औलाद ना हुई। अब मैं दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन वह कमबख्त सारी जायदाद की अकेली मालकिन थी। उसके मरने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन उस औरत ने सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया था और वह ये वसीयत की थी कि उसकी जायदाद पर उसके बेटे का ही हक होगा या उसके पोते का। इसलिए मैंने अपनी शादी की बजाय अपने बेटे की शादी कर दी। मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो रही है और लोगों के सामने बहुत अच्छा भी बन गया हूँ, जिसने बेटी की खातिर दूसरी शादी नहीं की। उस आदमी की हैवानियत खुलकर मेरे सामने आ चुकी थी। मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था कि जो दूध मेरा ससुर मेरे पति को पिलाता है उसमें नशा है। जब एक रात मेरे ससुर ने मेरे पति को वह दूध का गिलास दिया तो तभी उसके मोबाइल पर फ़ोन आ गया और वह बाहर चला गया तो मैं दूध का गिलास पकड़कर गिरा दिया। मेरा पति कहने लगा कि ये तुमने क्या किया, दूध क्यों गिरा दिया? मैंने कहा कि आप ये मत पियो, इससे आपको नींद आ जाती है और जब तुम सो जाते हो तो पागल कुत्ता मेरे पास आता है, मुझे मारता है। वह कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं ये दूध नहीं पीऊँगा। मैंने कहा कि इस बात को तुम अपने पापा से मत कहना, वे झूठ समझते हैं। उन्हें मत बताना कि मैं तुम्हें दूध पीने से रोकती हूँ। वह कहने लगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। उस रात जब मेरे पति सोफे पर सोया तो कमरे में अंधेरा था। जब मेरे ससुर ने मेरे साथ गंदी हरकतें शुरू करी तो मैं चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि कुत्ता मुझे मार रहा है, मुझे बचा लो। ये सुनकर मेरा ससुर हंसने लगा, कहने लगा कि वह कहाँ उठेगा, चिल्लाओ जितना तुम चिल्ला सकती हो। अभी वह कह ही रहा था कि ऐसे सामने ससुर पर हमला कर दिया। उसने मेरे ससुर को मारना शुरू कर दिया। मैंने फ़ौरन साइड टेबल पर रखे लैंप की रोशनी
रोशनी जला दी। मेरा ससुर खून से लथपथ था और एहतशाम उसके ऊपर बैठकर चाकू से वार कर रहा था और कह रहा था कि कुत्ते के बच्चे, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तू रोज़ मेरी बीवी को मारता है, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं नहीं जानती थी कि उसने चाकू छुपा कर रखा है। मेरा ससुर बेजान हो चुका था। जब ऐसे उसने सामने अपने बाप की शक्ल देखी तो एकदम से चाकू छोड़कर पीछे हट गया। कहने लगा कि ये क्या हुआ, ये तो मेरा बाप है। मैं रोने लगी। मैंने कहा किसी ने मेरे साथ जुल्म किया है, यही मेरे साथ मारपीट करता है। मैंने कहा कि आप किसी को मत बताना कि आपने अपने बाप को मारा है। वैसे ही वे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मेरी बात मान गया। सुबह उठकर मैंने शोर मचा दिया कि रात को चोर आए थे। मेरा ससुर मेरे कमरे में आया तो चोरों ने उन पर हमला कर दिया और उसी ने मेरे ससुर का कत्ल हो गया। थोड़ी बहुत पुलिस ने तहकीकात की और मामला शांत हो गया। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने उसका बहुत अच्छी जगह से इलाज भी करवाया था और वह काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया था। मैंने अपना अबॉर्शन करवा दिया था और उस गुनाह को अपने वजूद से नोच कर फेंक दिया था, जिसमें मैं बिल्कुल भी कसूरवार न थी। मैंने अपनी तालीम का सिलसिला भी शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। धन्यवाद दोस्तों।